हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। देखिए दोस्तों, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट आक्रमण बताए थे, वो आप लेक्चर पीछे देख लेंगे। उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण था वो था मोहम्मद गौरी का आक्रमण, जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में उसको बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस किया है, वो आप देख लेंगे। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश हुए हैं। तो उन 5 राजवंशों को हम लोग यहाँ देखेंगे। लेकिन आज जो सबसे पहला राजवंश है गुलाम वंश, उसको हम लोग आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपना हेडिंग डालते हैं दिल्ली सल्तनत। देखिए दोस्तों, इसको हमने सल्तनत का नाम इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पर जो सुप्रीम पावर होती थी वो सुल्तान के पास होती थी, इसीलिए हमने सुल्तान के नाम से इसको सल्तनत का नाम दिया है। तो दोस्तों, इसका जो समय है वो है 1206 ईस्वी से और 1526 ईस्वी तक। दोस्तों, लगभग 320 वर्षों तक दिल्ली सल्तनत हमारे भारत पर राज्य किया है इन्होंने। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 320 वर्ष। तो इन 320 वर्षों में दोस्तों 5 राजवंशों ने शासन किया है। वो 5 राजवंश कौन कौन से, वो उनको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा राजवंश है जिसने दिल्ली सल्तनत को एक स्टार्टिंग दी है, वो सबसे पहले यहाँ पर जो हमें दिखाई देता है वो है गुलाम वंश। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे खिलजी वंश के बारे में। उसके बाद दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे सैयद वंश के बारे में। उसके बाद जो दोस्तों सबसे लास्ट वाला जो वंश है वो है लोधी वंश। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं लोधी वंश। तो दोस्तों, इस तरीके से दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश है, इनको हमें यहाँ पर डिटेल से पढ़ना है। और हमारे पेपर्स में दिल्ली सल्तनत से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तब उसमें बताता रहूंगा, इंडिकेट करता रहूंगा। आप लोग उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो चलिए, सबसे पहले राजवंश को हम लोग पढ़ते हैं गुलाम वंश को। तो मैं यहाँ से मिटा देता हूँ और सबसे पहले अपना हेडिंग डालते हैं गुलाम वंश। अब मैं दोस्तों इसको मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं गुलाम वंश के बारे में। यहां से अपने हेडिंग को हम लोग लिख लेते हैं गुलाम वंश। तो दोस्तों, ये गुलाम वंश जो है इसको हम लोग मामलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पर हम लोग ब्रैकेट में लिख सकते हैं मामलूक वंश। दोस्तों, पेपर में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए आप लोग दोनों वंश को याद रखेंगे। मामलूक वंश भी इसको कहते हैं और गुलाम वंश भी कहते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1206 ईस्वी से लेके 1290 तक। तो दोस्तों, ये 1206 से 1290 ईस्वी तक जो शासनकाल है इनका, तो यहाँ पर हमें लगभग 10 शासकों के नाम देखने को मिलते हैं। तो वो 10 शासक कौन कौन से वो मैं आपको यहाँ पर लिखा रहा हूँ। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर 10 शासक तो हैं, लेकिन जो हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग 4 या 5 शासकों से बनते हैं। तो वो 4 या 5 शासक कौन से वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ जाननी जरूरी है कि यहाँ पर 10 शासक कौन कौन से हैं। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं एक एक करके 10 शासक कौन कौन से हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ थोड़ी जगह हो जाएगी। यहाँ जो दोस्तों हमारा सबसे पहला शासक है वो गुलाम वंश का संस्थापक है, जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं नंबर 1 कुतुबुद्दीन ऐबक। नंबर 2 आराम शाह। नंबर 3 दोस्तों इल्तुतमिश। यहां से लिख लेंगे हम लोग इल्तुतमिश। चौथा जो नंबर है वो है रुकनुद्दीन फिरोज। दोस्तों, नंबर 5 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान। नंबर 6 मुइजुद्दीन
नसरुद्दीन बहराम शाह। उसके बाद दोस्तों नंबर 7 अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके बाद दोस्तों नंबर 8 नसरुद्दीन महमूद। उसके बाद दोस्तों नंबर 9 गयासुद्दीन बलवन। उसके बाद दोस्तों नंबर 10 कैकुबाद एवं क्यूमर्स। क्यूमर्स की उम्र बहुत कम थी दोस्तों, लगभग 3 साल की उम्र में शासक बने थे, तो इनको हम दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे। ये भी एक अवयस्क शासक थे, दोनों को एक साथ नाम लिख दिया। तो दोस्तों ये 10 शासक हमारे लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है गुलाम वंश के लिए। यहाँ से हमें सभी के नाम याद नहीं रखने दोस्तों, जहां से क्वेश्चन बनता है वहां मैं बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपको नाम याद होने चाहिए। कभी कभी क्रम वाइज लगाने के लिए आ जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग इनकी डेट लिख लेते हैं, कौन कौन से सन है यहाँ पर। तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक की जो सन है वो है 1206 ईस्वी से 1210। आराम शाह की जो डेट है वो है 1210 से 1211। इल्तुतमिश की जो डेट है वो है 1211 से 1236। इसके बाद दोस्तों रुकनुद्दीन फिरोज जो है वो 1 साल के लिए शासक बने थे, तो यहाँ पर 1236 ही आप लिख लोगे। उसके बाद रजिया सुल्तान 1236 से 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं मोइनुद्दीन बहराम शाह। ये 1240 से 1242 ईस्वी तक शासक रहे। उसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन मसूद शाह 1242 से 1246 तक सुल्तान बने। उसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नसरुद्दीन महमूद। तो नसरुद्दीन महमूद जो थे वो 1246 से 1266 ईस्वी तक सुल्तान रहे। दोस्तों यहाँ से याद करने की एक ट्रिक आपको बता दूंगा, आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब रहे गयासुद्दीन बलवन, तो गयासुद्दीन बलवन 1266 से 1287 तक रहे। तो दोस्तों यहाँ से आप लोग देख लोगे 1246 से 1266 20 साल। उसके बाद 1266 से 1287 ये भी 20 साल रहे। उसके बाद हमने देखा ये 1287 से 1290 तक कैकुबाद और क्यूमर्स रहे शासक। ये बहुत छोटे शासक थे, कम उम्र के शासक थे, ये किसी के संरक्षण में शासक बने। तो दोस्तों ये मैंने जो टाइम पीरियड लिखाया है बहुत आसानी से आप लोग याद कर सकते हो, 1 से 2 बार पढ़ोगे आराम से याद हो जाएगा, इसमें कोई कठिन चीज नहीं है। दोस्तों इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर 10 शासक हुए। अब हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले शासक से। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, और यहाँ पर हमें 5 शासकों के बारे में ही पढ़ना है जहां से हमारे क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखोगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। उसके बाद इल्तुतमिश से क्वेश्चन हमें कुछ देखने को मिलते हैं हमारे यहाँ। उसके बाद रजिया सुल्तान से कुछ क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं गयासुद्दीन बलबन से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों 1 2 3 4 और 5, तो 5 शासकों के बारे में हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, बाकी मैं मिटा देता हूँ सबको। तो दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ऐबक का मतलब समझ लेते हैं। ऐबक का जो मतलब है वो है चंद्रमा का देवता। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। तो दोस्तों यहां से एक बात हमें और ध्यान रखनी पड़ेगी, जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे वो बचपन में अपने माता पिता से बिछड़ गए थे। तो यहाँ पर एक वर्ड दिया है मामलूक। इससे पहले मैंने आपको बताया था मामलूक का मीनिंग होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न दास।
तो दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जब अपने माता पिता से बिछड़ गए थे तो इन्हें एक व्यापारी अपने साथ घर ले आया और उस व्यापारी ने किसी काजी के हाथ उसको बेच दिया। तो दोस्तों जब कुतुबुद्दीन ऐबक काजी के यहाँ रहे तो यहाँ पर इन्होंने कुरान को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लिया। जब इन्होंने कुरान को याद किया तो ये बहुत अच्छी भाषा में कुरान गाते थे, इसीलिए इनका एक नाम कुरान खान भी है। तो यहाँ से हम लोग दोस्तों इनके नाम लिख लेते हैं, इनको कुरान खान भी कहा जाता है। और दोस्तों इनको यहां पर लाख बख्श का भी नाम दिया गया है। दोस्तों लाख बख्श इनको नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये किसी भी गरीब व्यक्ति को देखते थे तो उन्हें लाखों रुपए दान में दे देते थे, इसीलिए इनको लाख बख्श कहा गया है। कुरान अच्छी पढ़ते थे इसीलिए इनको नाम कुरान खान कह दिया गया है। दोस्तों यहाँ से एक नाम इनका और हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर एक इतिहासकार थे, यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग, एक इतिहासकार मिनहाज उस सिराज, यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग मिनहाज उस सिराज। तो इन्होंने इनको एक नाम दिया था जो नाम था हातिम द्वितीय। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं हातिम द्वितीय। तो दोस्तों इस तरीके के भी क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछे जाते हैं कि हातिम द्वितीय का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने दिया। तो यहाँ पर एक राइटर का नाम आप लोग याद रखोगे, इतिहासकार थे मिनहाज उस सिराज। दोस्तों यहाँ से एक छोटी सी कहानी और बता देता हूँ। जब व्यापारी ने इनको खरीदा था या व्यापारी अपने साथ ले गया था तो इन्होंने बाजार में उसको बेच दिया। एक काजी ने इनको खरीद लिया और काजी की मृत्यु के बाद उनके लड़कों ने इनको बेच दिया मोहम्मद गौरी को। तो मोहम्मद गौरी की सेना में जब कुतुबुद्दीन ऐबक आए तो यहाँ से इनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई और यहाँ पर मोहम्मद गौरी इनसे बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए और उन्होंने क्या किया, यहाँ पर इनको अमीर आखुर का पद दे दिया, यानी जो घुड़सवार सेना थी उसका प्रमुख किसको बना दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं। और एक समय वो आ गया जब जितने भी युद्ध मोहम्मद गौरी ने लड़े थे, जैसे तराइन का युद्ध लड़ा, चंद्रावर का युद्ध लड़ा था, चंदेलों से जब भी युद्ध हुए थे, तो उन युद्धों में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी का बहुत ज्यादा साथ दिया। तभी मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकारी चुना गया वो कुतुबुद्दीन ऐबक को चुना गया। यहाँ से दोस्तों एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी सैन्य प्रतिभा के बल पर बदायूं को भी जीता था। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं गौरी की मृत्यु के बाद, गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने बदायूं को जीता। और दोस्तों यहां से एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की संज्ञा धारण नहीं की थी, यानी सुल्तान की जो टाइटल है वो कभी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा धारण नहीं किया गया था। उन्होंने अपने आप को सिर्फ 2 उपाधियां दी थी। वो 2 उपाधियां कौन सी हैं वो यहां पर लिख देता हूं मैं आपको। तो इनकी जो उपाधियां थी वो थी मलिक और सिपहसालार। ये उपाधियां। तो दोस्तों मलिक और सिपहसालार की जो उपाधियां हैं वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने आजीवन धारण की, कभी भी उन्होंने सुल्तान का टाइटल धारण नहीं किया, ये बात आप लोग ध्यान रखोगे। और इनकी जो राजधानी थी वो थी लाहौर। दोस्तों इन्होंने, इसका नाम तो दिल्ली सल्तनत है लेकिन कभी भी इन्होंने दिल्ली को अपनी राजधानी नहीं बनाया, इसीलिए हम इनको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक नहीं कहते। तो इनकी जो राजधानी थी वो थी लाहौर। तो यहां से लिख लेंगे हम लोग इनकी राजधानी लाहौर थी। अब दोस्तों मैं यहाँ इसको ऊपर से मिटा देता हूँ। 2-3 पॉइंट्स और है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे पेपर से पूछे जाते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में 2 इतिहासकार रहते थे
जो जिनके नाम हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन बना है। तो वो 2 इतिहासकार कौन थे, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। हसन निजामी नंबर 1। नंबर दूसरे फक्र ए मुदब्बिर। दोस्तों इन्होंने 2 रचनाएं लिखी हैं। वो 2 रचनाएं कौन कौन सी है? हसन निजामी ने ताज उल मासिर। इस बुक का नाम आप लोग याद रखोगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर्स में हमारे पूछी जा चुकी है। अब ये फक्र ए मुदब्बिर जो है, इन्होंने जो किताब लिखी है वो लिखी तारीख ए मुबारक शाही। यहां से हम लोग लिख लेते हैं तारीख ए मुबारक शाही। तो दोस्तों दोनों किताबें बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, इसको याद रखना आप लोग। दोस्तों इनके द्वारा जो इमारतें बनवाई गई थी वो कौन कौन सी थी, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा, और दूसरी जो इमारत बनवाई गई तो दोस्तों इनके द्वारा वो थी कुब्बत उल इस्लाम। ये दोनों मस्जिद थी। तो यहाँ से मैं बताता हूँ आपको, 2.5 दिन का जो झोपड़ा है इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि 2.5 दिन में इसका निर्माण हुआ है, इसलिए हमने इसको 2.5 दिन का झोपड़े का नाम दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आज इसकी जो दीवारें हैं, ये एक तरीके से मस्जिद है, इसकी जो दीवारें हैं यहाँ पर ऐसा प्रमाणित होता है कि पहले एक स्कूल था। तो वो स्कूल जो था हमें कैसे प्रमाणित हुआ, क्योंकि वहाँ उसकी दीवारों पर हरकेल जो एक रचना लिखी गई है, विग्रहराज चतुर्थ एक राजा थे, उनके शासन काल में हरकेल नामक एक रचना लिखी गई थी। तो उस रचना के जो श्लोक है वो आज भी यहाँ पर मिलता है। तो दोस्तों ये एक स्कूल था पहले, फिर बाद में मस्जिद बनी। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख लेंगे, ये है अजमेर में। और दोस्तों कुब्बत और इस्लाम जो मस्जिद है वो है दिल्ली में। दोनों दोस्तों हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग आगे। इनके द्वारा कुतुब मीनार का भी निर्माण कराया गया था। तो कुतुब मीनार की जो स्टार्टिंग हुई थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में ही हुई थी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कुतुब मीनार का निर्माण। दोस्तों ये कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो एक सूफी संत थे जिनका नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनकी याद में करवाया गया था। तो यहां पर लिख सकते हैं हम लोग निर्माण कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कराया गया था। तो दोस्तों ये यहां से इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए। अच्छा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो थे वो एक सूफी संत थे, और कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी वो एक सेनापति थे जिन्होंने हमारे नालंदा विश्वविद्यालय को पूरी तरीके से नष्ट किया था। दोनों में अंतर क्या है मैं इससे पहले वाले लेक्चर में आपको बता चुका हूं, उसको आप लोग देख लेना। 1210 ईस्वी में ये एक घोड़े पर बैठ के गेम खेल रहे थे जिसको हम लोग चौगान गेम के नाम से जानते हैं। तो चौगान जब खेल रहे थे तो घोड़े से गिर के इनकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से लिख लेते हैं 1210 ईस्वी में घोड़े से गिरकर इनकी मृत्यु। तो दोस्तों ये कब हुई है? 1210 ईस्वी में हुई है, 1210 ईस्वी में। उसके बाद इनका जो मकबरा है वो लाहौर में ही बना है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं मकबरा जो है वो लाहौर में है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमारे पेपर्स में कभी कभी पूछे जाते हैं, तो इसको हमने यहाँ से पढ़ लिया कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। यहाँ से मैं आपको एक बात बता दूं, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की स्टार्टिंग तो करा दी गई थी, लेकिन कुतुब मीनार को पूरी तरीके से बनवाया नहीं गया था। और कुतुब मीनार को किसने बनवाया, कई शासकों ने वहां पर काम करवाया है, उसको हम लोग आगे बताएंगे। दोस्तों अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अगले सुल्तान को। तो चलिए,
दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद इनका कोई संतान नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर एक शासक का नाम मिलता है जिसका नाम है आराम शाह। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं आराम शाह। तो आराम शाह का जो शासनकाल है वो 1210 से 1211 ईस्वी तक है। लेकिन दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूं कि आराम शाह के बारे में कुछ इतिहासकार जो है वो उनके बीच में मतभेद है। तो आराम शाह का शासनकाल ज्यादा लंबा नहीं था। तो दोस्तों यहाँ पर हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि इल्तुतमिश ने क्या किया, आराम शाह के ऊपर हमला कर दिया, आराम शाह को बंदी बनाकर मार दिया गया। यहाँ पर एक नए सुल्तान का उदय हुआ जिसको हम लोग कहते हैं इल्तुतमिश। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। यहाँ से हम लोग अपने हेडिंग को डालते हैं इल्तुतमिश। तो दोस्तों इल्तुतमिश जो थे उनका जो शासनकाल है वो है 1211 से 1236 ईस्वी। ये बदायूं के सूबेदार थे। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बदायूं को जीता गया था और वहां का जो सूबेदार था वो इल्तुतमिश था। यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात और बताता हूँ, इल्तुतमिश जो थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद थे, इसीलिए सबसे ज्यादा करीब थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु इतनी जल्दी हो गई कि उन्होंने अपना कोई उत्तराधिकारी का चुनाव नहीं किया था। इसीलिए हमें यहाँ पर एक युद्ध भी देखने को मिलता है आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में। तो आराम शाह यहाँ पर मारे गए, इल्तुतमिश को यहाँ पर सुल्तान बनाया गया। दोस्तों यहाँ पर एक बात हमें और समझनी पड़ेगी, मोहम्मद गौरी, मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया था, उनके दो गुलाम थे, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे और एक यालदोज थे। तो दोस्तों बहुत जल्दी जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई तो यहाँ जो मोहम्मद गौरी के दूसरे जो गुलाम थे यालदोज ने भारत पर कब्जा करना चाहा। उन्होंने ये सोचा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद ये इस सारे हिस्से पर मैं अपना शासन कर लूं। लेकिन फिर बाद में इल्तुतमिश के द्वारा यालदोज को पराजित किया गया। इसीलिए हम अपने इतिहास में तराइन की तीसरी लड़ाई के बारे में भी पढ़ते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने नहीं सुना होगा तराइन की तीसरी लड़ाई के बारे में, तो यहाँ से मैं आपको बताता हूँ तराइन की तीसरी लड़ाई भी हुई है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर एक तराइन का युद्ध हुआ है। तराइन का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ है, ये दोस्तों एक बार हमारे पेपर्स में क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो तराइन का जो युद्ध हुआ है वो हुआ है इल्तुतमिश वर्सेस यालदोज। तो दोस्तों यालदोज जो थे वो मोहम्मद गौरी के गुलाम थे, इसको आप लोग याद रखोगे। तो इल्तुतमिश के द्वारा यालदोज को पराजित कर दिया गया और पराजित करने के बाद एक पूरी तरीके से सुल्तान के रूप में उभर के आए कौन, इल्तुतमिश। इसीलिए दोस्तों हम लोग इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो यहां से हम लोग लिख भी सकते हैं दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, यहां से लिख लीजिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। अब दोस्तों जब वास्तविक संस्थापक है, उसके जो शत्रु है चारों तरफ से पराजित कर दिया इल्तुतमिश के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ बगदाद के खलीफा थे, खलीफा के द्वारा इनको एक खिल्लत प्रदान की गई। खिल्लत का मीन्स एक प्रमाण पत्र दिया गया जिसमें इनको यहाँ का सुल्तान मान्य कर लिया गया था। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसको 1229 ईस्वी में, 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने इनको खिल्लत दी। खिल्लत का मीन्स अभी बता देता हूं, खिल्लत, बगदाद के खलीफा ने खिल्लत यानी प्रमाण पत्र कह सकते हो आप लोग, प्रमाण पत्र दिया। 1229 ईस्वी में बगदाद के खलीफा ने खिल्लत यानी प्रमाण पत्र दिया किसको, इल्तुतमिश को। तो दोस्तों यहां से अब ये वास्तविक सुल्तान हो गए। और इसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा कुछ सिक्के भी चलवाए गए, एक बहुत बड़ी सेना का गठन किया गया। सिक्के कौन कौन से चलवाए थे दोस्तों वो मैं बता रहा हूं आपको। यहां पर इनके द्वारा 2 सिक्के चलवाए गए थे दोस्तों, एक तो टंका और दूसरा जीतल। तो दोस्तों जो टंका था ये चांदी का बना होता था, तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग चांदी का टंका।
और जीतल जो था वो तांबे का होता था। ठीक है दोस्तों, ये दो सिक्के आप लोग इसको याद रखोगे, हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों कभी कभी ये चांदी का जो टंका था इसका वजन हमसे पूछ लिया जाता है, तो यहां पर आप लोग याद रखोगे 175 ग्राम। तो दोस्तों 175 ग्राम चांदी का जो टंका था उसका वजन था। अब दोस्तों मैं इसको मिटा देता हूं, फिर हम लोग चलते हैं आगे। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इल्तुतमिश के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से हमें हमारे पेपर्स में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले इल्तुतमिश ने अपने पूरे शासन को चलाने के लिए 40 सरदारों का एक गुट बनाया था, जिसको हम लोग तुर्कान ए चालीसा भी कहते हैं। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं 40 सरदार, 40 सरदारों का एक गुट बनाया जिसको तुर्कान ए चालीसा कहते हैं। दोस्तों अपने पूरे शासन को चलाने के लिए 40 सरदारों का एक गुट बनाया गया था, जिसको हम लोग तुर्कान ए चालीसा के नाम से जानते हैं, जिसको तुर्कान ए चहलगामी भी कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखोगे। उसके बाद इन्होंने कुछ उपाधियां भी धारण की थी। एक उपाधि बहुत ज्यादा पूछी जाती है, इनको हम लोग सुल्तान ए आजम और दोस्तों अमीर उल मोमिनीन। दोस्तों नाम थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन आप लोग याद रखोगे क्योंकि हमारे पेपर से पूछी जाती है। ये दोस्तों इनकी उपाधियां थी, जिसको आप लोग याद रखोगे। इसके बाद दोस्तों इन्होंने बंगाल पर आक्रमण किया। बंगाल, चंदेल और मार, अवध, रणथंभौर के शासकों को पराजित कर अपनी स्थिति मजबूत की। तो दोस्तों एक साथ इन्होंने इतने सारे शासकों को हराया था, तो यहां से एक बहुत बड़ी व्यवस्था के रूप में हमें इल्तुतमिश का शासनकाल देखने को मिलता है। इसको दोस्तों आप लोग याद रखोगे। एक दो इंपॉर्टेंट फैक्ट और है, वो मैं अभी लिख पाता हूं। सबसे पहले इसको मिटाता हूं, उसके बाद चलते हैं आगे। मैं इसको मिटा देता हूं दोस्तों। भारत में सबसे पहले एकता व्यवस्था जो थी वो इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई थी। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग, नेक्स्ट लिखता हूं, थोड़ा सा अच्छा क्लियर रहेगा। एकता व्यवस्था की शुरुआत। तो दोस्तों एकता व्यवस्था क्या थी, यहां से थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको। जो अधिकारी होते थे उनको जमीन के रूप में, यानी वेतन के रूप में जमीनें दी जाती थी। जैसे हमने सामंतवादी प्रथा में देखा कि जो राजा होता था वो अपने जो अधिकारी होते थे उनको जमीनें देता था, और उन जमीनों से जो भी टैक्स मिलता था उससे वो अधिकारी अपने पास सेना रखते थे। इसी तरीके की एक व्यवस्था है एकता व्यवस्था। एकता व्यवस्था में भी यही होता है कि राजा सुल्तान जो है वो अपने अधिकारियों को जमीन देता है, और जमीन से जो भी टैक्स मिलता है उससे ये लोग क्या करते हैं, सेना, बड़ी सेना का रख रखाव करते हैं। जिसको सुल्तान एकता देता था उसको हम लोग इक्तेदार के नाम से जानते हैं। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। इल्तुतमिश के द्वारा जो राजधानी है, पहले लाहौर थी, उसको दिल्ली लाया गया इल्तुतमिश के द्वारा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं इल्तुतमिश के द्वारा कौन कौन से निर्माण कराए गए। सबसे पहले यहाँ पर इनके द्वारा एक मदरसे का निर्माण कराया गया था, जो हमारे पेपर्स में कभी कभी पूछा जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं मदरसा ए मुज्जी। तो
तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं मदरसा ए मुज्जी, इसका निर्माण कराया गया था, और कुतुब मीनार का भी निर्माण कराया गया था। मीनार। तो दोस्तों इनके शासनकाल में ये दो हमें निर्माण कार्य देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले मकबरे का भी निर्माण इन्हीं के द्वारा कराया गया था। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं अलग से लिखूंगा, यहाँ लिख दिया निर्माण। उसके बाद सर्वप्रथम भारत में जो मकबरा बनाने की कला स्टार्ट की गई थी वो इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर लिख सकते हैं सर्वप्रथम मकबरे का निर्माण इनके शासनकाल में शुरू हुआ। इनके शासन काल में शुरू हुआ। तो दोस्तों इनका जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, यहां पर हम लोग लिख सकते हैं इनका जो मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक चीज हमें निर्माण में और याद रखनी पड़ेगी, बदायूं की जो जामा मस्जिद है वो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई गई है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको, एक पॉइंट यहाँ पर और लिख लिए, 1, 2 और 3, बदायूं की जामा मस्जिद। तो दोस्तों इसको आप लोग याद रखोगे, बदायूं की जो जामा मस्जिद है वो भी इल्तुतमिश के द्वारा बनवाई गई है। यहाँ दोस्तों एक बात और बताना चाहता हूँ, इब्न बतूता एक राइटर थे, एक इतिहासकार थे, उनके द्वारा ये बताया जाता है कि इन्होंने इल्तुतमिश ने अपने महल के सामने 2 शेरों की मूर्तियां बनवा रखी थी और उनके गले में घंटी लगवा रखी थी। तो किसी भी व्यक्ति को अगर न्याय मांगना पड़ता था तो घंटी बजा के इल्तुतमिश से न्याय मांग सकते थे। ये बात इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई है। तो दोस्तों इसको मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, आप लोग इसको बस याद रखना। अब चलते दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज का और डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। इल्तुतमिश के शासनकाल में एक बार चंगेज खां के द्वारा आक्रमण भारत पर होने वाला था। मैं बोल रहा हूँ होने वाला क्यों था बताता हूँ आपको, क्योंकि एक व्यक्ति था जलालुद्दीन मागवर्नी। तो दोस्तों जलालुद्दीन मागवर्नी भाग के क्या है, इल्तुतमिश के जो क्षेत्र थे उनकी सीमा में आ गया। सीमा में आने के बाद जलालुद्दीन मागवर्नी के द्वारा इल्तुतमिश से हेल्प मांगी गई कि चंगेज खां हमारे पीछे हैं, आप हमारी मदद करो। लेकिन इल्तुतमिश ने मागवर्नी की कोई मदद नहीं की और मागवर्नी वापस लौट गया। इस प्रकार जो चंगेज खां पीछे आ रहे थे, मंगोलों का जो आक्रमण हो रहा था वो हमारे भारत पर नहीं हुआ, इल्तुतमिश के शासनकाल में नहीं हुआ। और दोस्तों आप पढ़ोगे आगे, मंगोलों के द्वारा जो आक्रमण किए जाते थे वो बहुत खतरनाक थे, बहुत भयानक आक्रमण थे। जिस देश पर आक्रमण करते थे वहां अगर रास्ते में उनको कुत्ता भी मिल जाता था तो उसको भी मार देते थे, चूहा मिलता था उसको भी मार देते थे। तो इतने ज्यादा खतरनाक आक्रमण थे। और यहाँ तक ऐसा भी कहा जाता है कि मंगोलों के द्वारा ऐसे आदेश दिए गए थे कि जो सबसे ज्यादा गर्दन काट के लाएगा उसको चंगेज खां सम्मानित करता था। तो यहाँ तक ऐसा भी लिखा गया है कि जो गर्भवती महिलाएं होती थी उनके पेट को फाड़ के छोटे से जो नवजात बच्चा है उसकी भी गर्दन काट के चंगेज खां के सामने ले जाया जाता था। तो चंगेज खां खुश होके अपने सैनिकों को पुरस्कार देता था। तो ऐसी भी घटनाएं हमें यहाँ देखने को मिलती हैं। अब दोस्तों चलते हैं हम लोग आगे, इल्तुतमिश के बाद पढ़ते हैं हम लोग रजिया सुल्तान को। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर चलते हैं आगे। अब दोस्तों हम लोग अपना हेडिंग डालते हैं रजिया सुल्तान। यहां से हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं रजिया सुल्तान। इसका जो शासनकाल है वो आप लोग याद रखोगे 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक। तो दोस्तों इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसका जो बड़ा लड़का था वो राजगद्दी पर बैठा, लेकिन इल्तुतमिश अपने शासनकाल में ही, यानी जब वो जीवित थे तभी ये बता के गए थे, उन्होंने अपनी वसीयत तैयार की थी कि हमारी मृत्यु के बाद हमारा जो उत्तराधिकारी होगा वो हमारी बेटी रजिया सुल्तान होगी। लेकिन जो 40 सरदार थे उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि एक महिला कहीं की सुल्तान बने। तो उस समय का जो माहौल था वो थोड़ा सा अलग था। तो इल्तुतमिश के जो बड़ा बेटा था जिसका नाम था रुकनुद्दीन फिरोज, जिसको मैं आपको पहले लिखवा भी चुका हूँ, तो रुकनुद्दीन फिरोज को यहाँ का शासक बनाया गया, सुल्तान बनाया गया। और सुल्तान बनाने के बाद रजिया सुल्तान ने
लाल वस्त्र पहन के जनता से थोड़ा सा न्याय मांगा और जनता के द्वारा अपना जो सुल्तान है वो रजिया सुल्तान को चुन लिया गया और इनके भाई जो थे उनको पकड़ के बंद करके उनकी हत्या कर दी गई थी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रजिया सुल्तान के बारे में। बहुत छोटा सा समय है दोस्तों, लेकिन एक सफल शासक के रूप में हम लोग रजिया सुल्तान को नहीं पढ़ते क्योंकि ये एक महिला थी। यहाँ किसी इतिहासकार ने भी ये लिखा है कि रजिया सुल्तान अगर महिला ना होती तो आज हम भी इतिहास में रजिया सुल्तान के शासनकाल को याद रखते हैं। लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ से आती हैं, तो हम लोग कौन कौन सी वो इंपॉर्टेंट चीजें वो लिख लेते हैं। तो रजिया सुल्तान जो थी भारत की प्रथम महिला शासिका थी। इसको आप लोग याद रखोगे। और इस समय लाल वस्त्र पहनकर, ये भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है इसलिए लिख रहा हूं यहां पर, लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगा जाता था। प्राचीन समय में हमने देखा कि पर्दा प्रथा बहुत ज्यादा थी, तो रजिया सुल्तान ने जो पर्दा प्रथा थी उसको पूरी तरीके से हटा दिया था। और यहाँ पर रजिया सुल्तान के द्वारा वस्त्र जो पहने जाते थे उसमें दो चीजें बहुत कॉमन मिलती हैं जिनको हम लोग कहते हैं कुबा और कुला। दोस्तों कुबा जो है ये कोट होता था और कुला जो होती थी वो टोपी होती थी। तो दोस्तों पर्दा प्रथा को पूरी तरीके से त्याग कर रजिया सुल्तान के द्वारा इन दो वस्त्रों को धारण किया गया। इसको भी आप लोग याद रखोगे। अब आगे चलते हैं, रजिया सुल्तान का विवाह किसके साथ हुआ था यहां से देख लेते हैं। रजिया सुल्तान का विवाह तवर हिंद, यहां से लिख लेते हैं तवर हिंद के अख्तादार, यहाँ के जो अख्तादार का मतलब दोस्तों इससे पहले मैंने एकता व्यवस्था पढ़ाई है, वहीं से अख्तादार निकला है। तो अख्तादार जो थे वो अल्तुनिया थे, अल्तुनिया से हुआ। दोस्तों इसको भी आप लोग याद रखोगे। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। बाद में रजिया सुल्तान की कैथल के समीप हत्या कर दी गई, इसको हम लोग यहाँ पर याद रखेंगे। इससे पहले एक चीज मैं आपको और बता देता हूं कि रजिया सुल्तान के द्वारा कुछ सिक्के चलाए गए थे। उन सिक्कों पर क्या लिखा था ये बता देता हूं। सिक्कों पे क्या लिखा था, न्याय की रानी और इल्तुतमिश की पुत्री। तो दोस्तों ये दो तरीके के सिक्के हमें यहां से मिले हैं। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं रजिया सुल्तान भी एक अच्छे समय तक उन्होंने शासन किया था। यहाँ पर इस तरीके के सिक्कों पर हमें लिखा हुआ मिला। 1240 ईस्वी में कैथल के समीप, यहां से लिख देता हूं कैथल के समीप इनकी मृत्यु हो गई, इनकी हत्या हो गई, इनकी हत्या कर दी गई। एक नए सुल्तान का कार्यकाल हमें देखने को मिलेगा रजिया सुल्तान की हत्या के बाद, जिसका नाम है बहराम शाह। तो बहराम शाह से हमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं मिलता है, यहाँ से क्वेश्चन कम ही बनते हैं। अब दोस्तों अब हम लोग पढ़ते हैं एक नेक्स्ट सुल्तान के बारे में जहां से हमें क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बलबन के बारे में। दोस्तों यहाँ से कुछ और बताना चाहता हूँ। यहाँ पर मैंने जो आपको 10 सुल्तान पढ़ाए हैं उनमें से भी क्वेश्चन बनते हैं कभी कभी, जैसे जो टीजीटी के पेपर होते हैं या कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं, कभी कभी वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उनको मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के माध्यम से क्वेश्चन कुछ दूंगा, वो आप पढ़ लेना, वहां से 100% क्वेश्चन मिलेंगे। अब हम पढ़ते हैं गयासुद्दीन बलबन के बारे में। तो मैं इसको मिटा देता हूं, फिर पढ़ते हैं हम लोग गयासुद्दीन बलबन। दोस्तों हम लोग अपने हेडिंग को लिख लेते हैं गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन। तो दोस्तों इनका जो शासनकाल था वो था 1266 से 1287 तक। दोस्तों अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शासक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सुल्तान है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो इसको हम लोग गुलाम वंश के नाम से जानते हैं। तो इल्तुतमिश के द्वारा गयासुद्दीन बलबन को खरीदा गया था।
तो यहां सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं इल्तुतमिश के द्वारा, या इल्तुतमिश का गुलाम लिख लेते हैं इसको। इसको लिख लेते हैं इल्तुतमिश का गुलाम। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता चुका हूं इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का जो गठन किया था उसमें से एक सरदार था गयासुद्दीन बलबन। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 40 सरदारों के गुट को समाप्त करा दिया था। दोस्तों यहां से बहुत ज्यादा हमारे पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 40 सरदारों का जो गुट था उसको किसने बनाया था, बनाया इल्तुतमिश ने था, और समाप्त किसने किया, गयासुद्दीन बलबन ने किया। इसको आप लोग याद रखोगे। अब यहां से क्वेश्चन और हमें मिलते हैं देखने के लिए। गयासुद्दीन बलबन के द्वारा जो भारत की सीमाएं थी उसको पूरी तरीके से सुरक्षित किया गया और यहाँ पर एक परमानेंट आर्मी रखी गई, यानी बलबन के द्वारा एक वो सेना रखी गई जिसको मंथली वेतन दिया जाता था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं दीवान-ए अर्ज, दीवान-ए-अर्ज ये सेना से संबंधित था, सेना विभाग। दोस्तों जो सेना विभाग था इसका गठन किया गया, दोस्तों इसका जो प्रधान था, इसका प्रधान इमाद उल मुल्क को बनाया गया। तो दोस्तों पूरी जो सेना का संगठन था वो इमाद उल मुल्क के नियंत्रण में रहता था। गयासुद्दीन बलबन के द्वारा सिजदा और पाबूस की प्रथा की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों यहां से हम लोग लिख सकते हैं सिजदा और पाबूस। दोस्तों सिजदा क्या होता है, सिर झुकाना, और पाबोस जो होता है वो है पैरों को चूमना, पैरों को चूमना की शुरुआत की गई, यहाँ की जो डिक्टेटरशिप थी उसको ये दिखाते हैं। मतलब यहाँ पर जो एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये जो शासनकाल था बिल्कुल निरंकुश शासनकाल था। बलबन के द्वारा लौह एवं रक्त नीति की शुरुआत की गई थी। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं लौह एवं रक्त नीति की शुरुआत। तो दोस्तों और यहां पर फारसी कल्चर को लाया गया था किसके द्वारा, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। तो यहां पर देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम लोग फारसी त्योहार नवरोज को मनाने की शुरुआत। तो दोस्तों यहां पर गयासुद्दीन बलबन के द्वारा फारसी कल्चर को अपनाया गया था। फारसी में जो नाम रखे गए थे वो इन्होंने अपने पुत्रों के नाम रखे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे गयासुद्दीन बलबन के संबंध में। अब हम लोग चलते हैं आगे, 2 से 4 पॉइंट्स और बचे हैं, फिर हम लोग समाप्त करेंगे इसको। मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं। इनके शासनकाल में दोस्तों हमें 2 और इंपॉर्टेंट नाम देखने को मिलते हैं। वो 2 इंपॉर्टेंट नाम कौन से हैं वो यहां से हम लोग देख लेते हैं। एक तो हम लोग अमीर खुसरो को याद रखेंगे, अमीर खुसरो। दूसरा हम लोग याद रखेंगे अमीर हसन। दोस्तों अमीर खुसरो को हम लोग तूती-ए-हिंद भी कहते हैं। तूती-ए-हिंद का मतलब भारत का तोता, यानी इनकी आवाज बहुत ज्यादा मधुर थी। तो दोस्तों अमीर खुसरो और अमीर हसन ने जो अपना दरबारी जीवन स्टार्ट किया था वो बलबन के शासनकाल में ही किया था। तो यहां से मैं बताना चाहता हूं आपको, बलबन का एक लड़का था जिसका नाम था मोहम्मद। तो दोस्तों मोहम्मद के शासनकाल में ही इन दोनों ने अपना दरबारी जीवन स्टार्ट किया।
अब आप लोग ऑप्शन में देख लेना, अगर बलबन ऑप्शन में हो तो बलबन लगा देना, अगर मोहम्मद ऑप्शन में हो तो मोहम्मद लगा देना, बस इसको ध्यान रखना। आगे हम लोग चलते हैं। जो बलबन का बड़ा लड़का था मोहम्मद, वो एक मंगोल आक्रमण में मारा गया था। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं इसको, मंगोल आक्रमण में बलबन का बेटा मोहम्मद मारा गया था। तो दोस्तों, सेना को पूरी तरीके से संगठित भी किया गया था गयासुद्दीन बलबन के द्वारा, लेकिन अंतिम समय में हमने देखा जब मंगोल आक्रमण में मोहम्मद को मारा गया, तो जैसे ही इसकी मृत्यु का समाचार बलबन ने सुना, उसी समय से बलबन जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए थे, बहुत ज्यादा परेशान रहने लगे थे, और शायद ये वो समय था जिस समय ये गुलाम वंश पूरी तरीके से खत्म होने जा रहा था। और यहाँ पर हम लास्ट में 2 शासक और देखते हैं, 87 से 90 ईस्वी तक कैकुबाद और क्यूमर्स। तो ये दो शासक थे, बहुत छोटी कम उम्र में शासक बने, और इनको बाद में अमीरों के द्वारा मार दिया गया था। और उसके बाद हमने देखा कि एक नया राजवंश स्टार्ट होगा, जिसको हम पढ़ेंगे आगे, वो है खिलजी वंश। तो दोस्तों, ये बलबन का जो समय है, यहाँ से हमें एक चीज और देखने को मिलती है, इन्होंने राजा को पैगंबर के राजदूत की संज्ञा दी थी, यानी भगवान का राजदूत। राजा जो करेगा वो ईश्वर की इच्छा होगी, ऐसा ये बलबन कहते थे। और कहीं कहीं किताबों में ऐसा भी लिखा है कि बलबन ऐसा कहते थे कि जब मैं किसी छोटे व्यक्ति को देख लेता हूं तो मेरे शरीर की एक एक नाड़ी उत्तेजित हो जाती है क्रोध के कारण। तो ये कौन कहते थे? बलबन कहते थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं, एक तरीके से जो बलबन का शासनकाल था वो पूरा निरंकुशता से भरा हुआ था। यहाँ हमें बहुत सारे उतार चढ़ाव भी देखने को मिले। और इसके बाद हमने देखा कैकुबाद और क्यूमर्स का शासनकाल, उसमें हम लोग देखेंगे एक खिलजी वंश के जो संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा कैकुबाद और क्यूमर्स को मार देने के बाद यहाँ पर एक नए राजवंश की स्थापना होती है, जिसको हम लोग खिलजी वंश के नाम से जानते हैं। वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। तो आज के लिए दोस्तों हम लोग इतना ही रखते हैं। हमने यहाँ इस लेक्चर में गुलाम वंश के बारे में पढ़ा। गुलाम वंश के जो 10 शासक थे, उनमें से जो इम्पोर्टेंट 5 शासक थे, उनके बारे में हमने पढ़ा। कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, यहाँ से 100% क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए आप लोग इस लेक्चर को 1 से 2 बार देखिए। बाकी हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं खिलजी वंश के साथ। ओके, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।